हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा कल किस तरीके से बाज़ार में एक्सपायरी का रुख हमें लग रहा है। बाज़ार, जैसा कि मैं काफ़ी समय से बोलता जा रहा हूँ, या तो बाज़ार जो है समय व्यतीत करता है या बाज़ार सेल ऑन राइज है। यानी कि बाज़ार में किसी भी तरीके का बाइंग इंटरेस्ट जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और मुझे अभी लगता है हाल फिलहाल में कि शायद कल की एक्सपायरी जो है एक कंक्लूसिव एविडेंस जो है तैयार कर देगी हमारे लिए कि बाजार किस तरफ जाएगा। तो कल जो भी होगा वो एक काफ़ी सरप्राइजिंगली हो सकता है, क्योंकि बाजार जिन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या उन लेवल को कल भी रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इन दिनों में जो है देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें लगती है। मुझे जो पर्सनली लगा था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था वीकेंड वीडियो के अंदर भी, और जो मैं डेली आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। हालांकि कल आप लोगों ने काफ़ी एंटिसिपेट किया था कि बाजार में भारी गिरावट होगी, लेकिन वैसा मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था उससे पहले दिन के एनालिसिस में। और आज मैंने ज़्यादातर यही चर्चा की थी कि समय व्यतीत होने वाला जो है सेशन रहेगा, और शायद आज थकावट वाला सेशन भी था। जिन लोगों ने भी आज ट्रेड किया होगा तो एक नैरो रेंज के अंदर भी काम हुआ आज। और सबसे खास बात यह कि लास्ट के आधे घंटे के अंदर बाजार में करेक्टिव मोड देखने के लिए मिला। शायद बहुत कम लोगों ने ये एंटिसिपेट किया होगा। मेरा मानना अभी भी ये है कि बाजार के अंदर जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो मिसिंग है बाजार के अंदर से, और कोई भी पुल बैक अभी भी बाजार के अंदर आएगा तो वो शायद एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही हमें नज़र आती है। इन सब तथ्यों के बीच जो है हम आज की चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में एक अच्छी शुरुआत आज सुबह देखने के लिए मिली। एक अच्छा जो है रुझान जो है आपको एशियन मार्केट से सुबह देखने के लिए मिल रहा था, और कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद शांति भी जो है यूक्रेन रशिया के मामले में थोड़ी सी जो है ज़्यादा हो सकती है, यानी कि शांति की तरफ जो है अग्रसर प्रयास किए जाएंगे। और मैंने कल आपको बोला था कि ये नोटंकी सब खत्म हो गई है, अब इसमें कुछ भी हो ये अब बाजार पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूक्रेन रशिया की कोई खबर अब जो है बाजार पे इम्पैक्ट डालने वाली नहीं है। बाजार इसको जो पचाना था पचा चुका है। अब उनमें युद्ध भी होगा तब भी कुछ जो है बड़ा जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्रूड ऑयल के प्राइस। क्रूड ऑयल के प्राइस अभी भी ब्रेंट क्रूड $94 पे चल रहा है, और शायद हमारे को यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल बेसिस के ऊपर कोई भी ऐसे एविडेंस नज़र नहीं आ रहे हैं कि बाजार के लिए कोई तेज़ी बने इन लेवल्स पे। और सबसे खास बात यह कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है ये हमारी फाइनेंशियल्स को, हमारी कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगले क्वार्टर में बहुत बुरे तरीके से जो है प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो सेलिंग हुई है वो शायद इन सभी चीज़ों को डिस्काउंट कर चुकी है या करने की तरफ है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में जो भी अब गिरावट होगी, शायद इतनी ग्रेजुअली जो गिरावट हो रही थी वो अब थोड़ा सपोज करेगी। लेकिन मुझे अभी इंडेक्स के अंदर जो हैवी वेट्स है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। देखिएगा LIC का IPO की वजह से जो भी गवर्नमेंट का जिनकी भी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव होता है, वो ज़रूर से ज़रूर जो है LIC का IPO को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ना केवल उसके सब्सक्रिप्शन के लिए बल्कि उसके बाद जो लिस्टिंग गेन है उसके लिए भी। तो इन सब तथ्यों के बीच में जो है सरकार जो है इंडेक्स को मैनेज करने में लगी हुई है। मैं सरकार का मतलब सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से आपको डोमेस्टिक बाइंग जो है इंस्टीट्यूशंस की नज़र आ रही है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में आज वो पैनिक नहीं था जो पीछे हमें देखने के लिए मिला। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा साइड लाइन जो है स्मॉल कैप मिड कैप अभी देखने के लिए मिले, बट लार्ज कैप के अंदर अब जो है शायद FIIs की सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पर बढ़ जाएगा। लेकिन FIIs बड़े स्मार्ट है, नीचे माल नहीं बेच रहे हैं। वो कहते हैं पहले बाजार को ऊपर लाइए फिर सेल करेंगे। आज भी आप देखिएगा उन्होंने नीचे सेलिंग नहीं की, दिन भर धीरे धीरे जो है माल बेचते रहे। जैसे 5 डे का टेस्ट मैच होता है उस तरीके से आज जो है बैटिंग जो है हो रही थी। धीरे धीरे भैया माल लाओ ऊपर, थोड़ा सा माल ले लो, थोड़ा सा ऊपर लाओ, थोड़ा सा ऊपर ले लो। DIIs जो है इंडेक्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे और कोटक महिंद्रा बैंक को ऊपर चढ़ाए हुए थे, और कुल मिला के कुछ शेयर्स के अंदर चुनिंदा जो है बाइंग बनाई गई थी। लेकिन जो बाकी हैवी वेट्स है उसमें धीरे धीरे करके सेलिंग थी और उनमें वॉल्यूम्स नहीं थे। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की, जिसमें वॉल्यूम नहीं थे, और वॉल्यूम नहीं थे तो जिसकी वजह से वो शाम को गिरता हुआ भी नजर आया।
ये जो लेवल्स थे इसके बाद हाई बना, लेकिन ये हाई सस्टेन नहीं हुआ। और हाँ, इन्होंने देखिएगा पूरे इस सिस्टम में 17,150 17,200 के बीच में बाजार जो है झूलता रहा आराम से धीरे धीरे। और देखिएगा दिन भर धीरे 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 माल ऑफलोड होता रहा, माल ऑफलोड होता रहा धीरे धीरे। फिर जो है तकरीबन 2:45 बजे के आसपास जो है पुल बैक करने की कोशिश की। एल्गो भी यूज़ हो सकते हैं, एल्गो ट्रेड। उसके बाद माल बेचने वाले तो बैठे ही थे माल बेचने के लिए, और वो जो इंट्राडे ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन बनाई होगी तेजी की, वो भी जो है स्क्वीज ऑफ होती हुई नज़र आई। और उसके बाद सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा। तो कुल मिलाकर अब कैंडल्स के एंगल से देखें तो ये दायरा जो है हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते अभी भी। बेस मैं जो 16,800 की आपको बात करूं तब तक बाजार 16,800 के ऊपर है, तो शायद हमें कोई सिग्निफिकेंट पैनिक सेलिंग देखने के लिए ना मिले। लेकिन जो एल्गो ट्रेड्स हैं जो लॉन्ग टर्म के ऊपर या मीडियम टर्म पे है, उनमें देखिएगा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है 16,800 ब्रेक होने के बाद। तो मुझे अभी भी पर्सनली ऐसा लगता है कि 16,800 शायद कल होल्ड हो जाए, 16,800 शायद कल ना टूटे। लेकिन कल 17,000 के आसपास जो है बाजार काफ़ी देर जो है समय बिताता हुआ नज़र आना चाहिए। 17,000 के नीचे भी शायद कल बाजार जाए, और नीचे हो सकता है 16,900 800 को टेस्ट भी करे। लेकिन अगर बाजार किसी तरीके से ऊपर की तरफ आता है 17,100 17,200, तो मैं यही मानता हूँ कि वो जो है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है होनी चाहिए। जिस तरीके से आज भी जो है ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग थी, तो मुझे कल भी सेल ऑन राइज लग रहा है। और किसी भी तरीके से बाजार अगर 17,000 को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो 17,000 की जो पुट ऑप्शंस के जो राइटर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। तो बाजार को 16,900 और 16,800 के आसपास भी ले जा सकते हैं कल, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि बाजार 16,800 ना तोड़े। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर 16,800 और 17,000 के बीच में बाजार बंद हो गया, किसी भी तरीके से 17,000 के नीचे अगर बाजार कल बंद हो गया, तो मैं पर्सनल लेवल पे ये मानता हूँ कि तेजी की सारी पोजीशंस जो है थोड़ी सी कम कर लेनी जो है बनती है वहाँ पर। और ट्रेडर शायद फिर शुक्रवार को 16,800 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग मारेंगे, और फिर उसके बाद एक पैनिक सेलिंग जो है स्टार्ट हो सकती है। तो जब तक 16,800 होल्ड कर रहा है तब तक आप जो है अगर मान लीजिएगा ट्रेडर हैं तो तेजी के सौदे में बने रह सकते हैं अगर आपने तेजी की है तो। बट मुझे पर्सनली लगता है कि सेल ऑन राइज की मार्केट अभी भी है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए अगर हम देखें तो आज की मार्केट में रिलीफ थी, और शायद हमें लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा सा साइड लाइन होंगे और थोड़ा सा पुल बैक करेंगे, उसके बाद ही दोबारा से सेलिंग शायद उनके अंदर देखने के लिए मिले। कोटक महिंद्रा, टाइटन, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी आज तेजी के सितारे थे। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एलएनटी जैसे कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आप देखिएगा एडवांसेस भी इंप्रूव होते हुए नजर आए, जैसा मैं आपको बता भी रहा हूँ। और डिक्लाइन जो है हालांकि शाम को थोड़े से वीक हो गए, एडवांस शाम को गिर गए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा साइड लाइन हो सकते हैं। अब उतनी गिरावट शायद आपको स्मॉल कैप मिड कैप में ना देखने के लिए मिली जितनी पिछले 10 दिनों में देखने के लिए मिली, तो शायद थोड़े दिन कंसोलिडेट होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्मॉल कैप मिड कैप जो है गिरना बंद कर देंगे, कुछ शेयर्स अभी भी गिरते हुए नजर आएंगे। बट वो जो स्टीप फॉल था वो शायद आपको देखने के लिए कम मिले, लेकिन वो स्टीप फॉल आप इंडेक्स के लेवल्स पर चेंज होता हुआ देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मारुति सुजुकी, ये सब तेजी के सितारे थे आज। और मंदी कहाँ पे छाई हुई थी? मंदी छाई हुई थी ओएनजीसी पे, हीरो मोटोकॉर्प पे। और भैया क्यों ना छाए हीरो मोटोकॉर्प पे यार, क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो ऑटो के लिए तो जो है ख़राब खबर है ही। और अगर ऑटो के लिए ख़राब है तो बैंक जो है ऑटो को फाइनेंस करते हैं उनके लिए भी ख़राब है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर बनता है तो अल्टीमेटली जो लोन ग्रोथ है उसके ऊपर काफ़ी डेंट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा जब महंगाई थोड़ी सी बढ़ती है तो लोग डिपॉजिट्स भी विड्रॉ करते हैं। जिस तरीके से ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हो रहा है तो लोग जो बैंक डिपॉजिट्स में पैसा लगा के रखे हुए थे वो भी शायद निकालते हुए नजर आ रहे हैं, दोबारा से अपने काम धंधे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले फंडामेंटल्स तो इंप्रूव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रूड ऑयल सारा गेम बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो महंगाई है वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी जिस तरीके से यूएस को परेशान कर रही है, आने वाले कुछ समय के अंदर हमें भी परेशान करती हुई नज़र आ सकती है। और आर्टिफिशियली हम उसको मैनेज करने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट कुल मिलाकर शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ब्रॉडर मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेंगी। हालांकि अभी स्मॉल कैप मिड कैप ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो साइड लाइन रह सकते हैं। निफ्टी बैंक देखिएगा आज की सारी बढ़त को गंवाता हुआ जो है शाम को माइनस में ही पहुंच गया था, लेकिन एडजस्टमेंट होने की वजह से जो है पॉजिटिवली बंद हुआ है, लेकिन फ्लैट ही है ये। तो 628 पर ओपनिंग हुई और हाई लगाए
3774 के, और वो देखिएगा वो काफ़ी मजबूती के साथ जो है प्रोटेक्ट कर रहे थे शुरू के 1 घंटे में, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर देखिएगा बाजार धीरे नीचे आए, फिर एक रेंज में रहा और फिर शाम होते होते देखिएगा बियर्स एग्रेसिव हो गए और उन्होंने निफ्टी को भी ऊपरी लेवल से धकेल दिया करीबन 300 पॉइंट। चार्ट एंगल से देखें तो देखिएगा एम पैटर्न तो बनने की तैयारी कर चुका है। अब ये दोबारा से क्या डब्ल्यू बनने के लिए जा रहा है या एम बनेगा, तो हो सकता है कि आपको कल थोड़ा सा सहारा मिले, बट मुझे पर्सनली जो है शुक्रवार के लिए लग रहा है कि ये अगर सेल ऑन राइज होगा तो कल फिर गिरावट ऊपरी लेवल्स पर आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर भी। और मुझे बैंक निफ्टी में स्पेशली ऐसा लगता है कि अब बैंक निफ्टी जो है एक सीवियर पेन की तरफ भी जा सकता है, लेकिन मुझे कल चांसेस की बजाय, कल भी लग रहे हैं मुझे चांसेस, हालांकि कल की बजाय हो सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो कोशिश की जाएगी कि होल्ड करने की, क्योंकि लोग मंदी तेजी के सारे सौदे जो है अपने एडजस्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि फ्राइडे को शायद जो अहम लेवल है 37,000 जो अभी काफ़ी दिनों से सपोर्ट कर रहा है 36,800, वो भी शायद शुक्रवार को टूटती हुई नजर आए। तो मुझे सेल ऑन राइज की मार्केट लगती है इसमें भी। कोटक महिंद्रा बैंक आज देखिएगा दिग्गज रूप से जो है बैंक निफ्टी को रोकने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आया। देखिएगा एचडीएफसी बैंक 1500 के लेवल पर आ गया, और रीजन मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा 744, एक्सिस बैंक, और मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ बात कर रहा हूँ कि एक्सिस बैंक शायद आपको कमज़ोर होता हुआ नजर आए, और आज देखिएगा दोबारा से आज 500 रुपये के नीचे एसबीआई की क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ मैं आपको मद्देनज़र जो है बताऊंगा कि क्या दिक्कत। देखिएगा ये जो आज एक्सपायरी से पहले दिन इस शेयर के अंदर एचडीएफसी में 7 मिलियन से लेकर 9 मिलियन का वॉल्यूम होता है एक्सपायरी से एक दिन पहले। ये वॉल्यूम है 4.51 मिलियन। इसका मतलब है बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हो सकता है कल तो संभाल ले, शुक्रवार को बहुत ही क्रूशियल डे है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे के सेशन में एक वीकनेस आएगी, क्योंकि इस मंथली एक्सपायरी में तो क्या तेजी मंदी बन रही है, या हो सकता है कि सेकंड हाफ में वीकनेस शुरू हो जाए, क्योंकि अगर शुक्रवार को होगी तो हो सकता है कि लास्ट के 1 घंटे में एक अच्छी वीकनेस आपको कल भी देखने के लिए मिले। आईसीआईसीआई बैंक में वॉल्यूम देखिएगा तकरीबन 13 मिलियंस के होते हैं और 11 मिलियंस के साथ सेलिंग है, यानी कि सेलिंग ज़्यादा वॉल्यूम के साथ तो नहीं है, लेकिन अब एवरेज वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू हो गई है। एक्सिस बैंक के अंदर वॉल्यूम नहीं था, यानी कि बाइंग इंटरेस्ट खत्म हुआ, तो पहले बाइंग इंटरेस्ट खत्म होगा फिर सेलिंग शुरू होगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपको इसको 750 रुपये के भाव पर एक्सिस बैंक को देखते हुए नजर आएंगे। एसबीआई के अंदर देखिएगा 13.9 मिलियन का वॉल्यूम था, लेकिन जो इसका चार्म था, जो लीडरशिप एसबीआई जो है बैंक निफ्टी में एंजॉय कर रहा था, वो थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। और बैंक निफ्टी में भी शायद काफ़ी माल जो है बियर्स ने जो है बुल्स को पकड़ा दिया है, यानी कि अब थोड़ा सा बोझ जो है बुल्स के पास होता हुआ नजर आएगा। और बाजार में जो सेंटिमेंट्स हैं वो तो वीक हैं ही, आप लोग जानते हैं। एफआईआईज ने आज फिर 3,400 करोड़ की सेलिंग कर दी, डीआईज ने 3,000 करोड़ की। उसके बाद आज इंडेक्स फ्यूचर्स में भी इन्होंने बाइंग नहीं की, इंडेक्स ऑप्शंस जो है सेल की एफआईआईज ने 1912 करोड़ की बाइंग की। तो अब ये जो बाइंग है, ये इंडिकेट कर रही है कि इन्होंने शायद अपनी हैजिंग की होगी थोड़ी, तो हैजिंग दोनों साइड की होगी, कॉल भी खरीदी होंगी, पुट भी खरीदी होंगी। सबसे खास बात क्या कि इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स धीरे धीरे जो है कवर करते जा रहे हैं, यानी कि अगर बाजार में कोई भी पुल बैक आएगा तो एफआईआईज अपने स्टॉक फ्यूचर्स में पैसा बना लेंगे। और स्टॉक फ्यूचर्स शायद वो वहाँ पर बाय कर रहे हैं जहाँ पर कि डीआईआईज जो है बाइंग कर रहे हैं कैश मार्केट में, यानी कि इंडेक्स के जो शेयर्स हैं, जो 10 से 15 शेयर्स हैं, तो उनको अपने आप को हेज कर रहे हैं उन स्टॉक्स को बाय करके, और बाकी ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग जो है एफआईआईज की तरफ से हो रही है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाइंग है फ्यूचर्स में इनके पास, तो अगर ये जिस दिन अपने फ्यूचर्स बेच के अगर सेलिंग प्रेशर स्टार्ट कर देंगे कैश मार्केट में और सीवियर तरीके से इंडेक्स को बेचना शुरू कर देंगे, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम इंडेक्स के फ्रंट पर आएगी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो डोमेस्टिक्स हैं वो एलआईसी का आईपीओ को बचाने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से बाइंग कर रहे हैं कैश मार्केट में, तो उसके एवज में ये स्टॉक फ्यूचर्स को बाय कर रहे हैं जो एफआईआईज इन्वेस्टर्स हैं, कि अगर डीआईज ज़्यादा मार्केट खींचने की कोशिश करेंगे तो कम से कम स्टॉक फ्यूचर्स में वो बाय कर लेंगे, और कैश मार्केट में माल अपना ऑफलोड कर रहे हैं। तो कुल मिला के एफआईआईज लगातार सेलर बने हुए हैं। इसके बाद पुट कॉल रेशियो में देखिएगा पुट राइटिंग अब हालांकि आज 1.07 है, लेकिन लास्ट दिन है तो ज़्यादा अहमियत नहीं है, बराबर की बात है, न्यूट्रल है। डाउ जोन्स आज फिर नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहे हैं, हालांकि ज़्यादा वीक नहीं है।
अगर हम बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में देखिएगा 17,000 की पुट के अंदर 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि काफ़ी अच्छी बेस दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, लेकिन 23,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो गए। वहीं पे 17,200 जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट 87,000 ऐड हो गए। तो पहला रेजिस्टेंस मुझे लगता है कल के लिए 17,200 है और दूसरा रेजिस्टेंस 17,300। तो जैसे बाजार इन लेवल्स की तरफ जाएगा, एक हैवी सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत अच्छा बिल्डअप जो है 17,200 17,300 पर बना हुआ है। तो जैसे ही बाजार 17,200 17,300 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, तभी आप तुरंत देखेंगे कि कॉल के जो राइटर्स हैं वो एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर 17,300 के बाद 17,400 पे भी देखेंगे तो देखिएगा कॉल राइटर कहीं पर भी नहीं डर रहे, सारी कॉल राइटिंग इन्होंने की हुई है। तो कॉल राइटिंग हर लेवल पर हो रखी है। तो ये कॉल राइटिंग आपको बता रही है कि शायद बाजार को ऊपर तो नहीं जाने दिया जाएगा, ऊपर जैसे ही जाएगा सेलिंग शुरू हो जाएगी। अगर नीचे की तरफ देखें तो 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट के अंदर 17,000 के ऊपर। अगर 17,100 पे भी देखेंगे तो 72,000 है, लेकिन मुझे लगता है कि 17,100 तो आज टूट ही गया था। कल 17,000 के ऊपर एक टेस्टिंग होनी है और फिर देखिएगा एक 16,800। हालांकि यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी जो है टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे बनती है। और ऑप्शन के हिसाब से जो अगली सपोर्ट है वो 16,500 है, 1,74,905 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो 16,500 पर ये आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल रही है। अब बात ये है, आप कहोगे कि सर 16,500 क्यों बात कर रहे हैं? 16,500 कल के लिए तो नहीं, लेकिन पहले तो मुझे देखिएगा 17,000 देखना है। कल मुझे लग रहा है कि 17,000 या तो सुबह नहीं तो शाम के सेशन में टूट सकता है। कल भी शाम के सेशन में 17,000 क्रैक होने की बहुत अच्छी संभावना हमें दिखती है। 16,900 पे भी ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन वहाँ भी अनवाइंडिंग हो रही है और आज 17,000 पे भी अनवाइंडिंग होगी, यानी कि 17,000 के भी पुट राइडर डरते हुए नजर आए। और यहाँ पे तो क्लियर आप देख सकते हैं 17,200 17,300 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है, 17,400 पे भी है, 17,500 पे भी है। ये सारी कॉल राइटिंग को आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितनी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। तो बाजार का ऊपर जाने की संभावना तो बहुत कम है और नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो ये जो मेरा एनालिसिस था, ये आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।